देखो, आप क्रोनोलॉजी को ठीक तरीके से समझे नहीं। अगर वोट चोरी के ऊपर हल्ला मचेगा तो ज्ञानी ज्ञानेश को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे तो बीजेपी की सरकार वहां पर बनने नहीं वाली। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तो कोई और वहां पर सीएम बनेगा, और कोई और वहां पर सीएम बनेगा तो सरकार गिराने के लिए कोई टूल तो चाहिए ना सर। बात तो सही है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। तो ले देखिए, यहाँ पर अमित शाह ने संसद के अंदर 3 बिल टेबल करने का काम किया है। इन तीनों बिल को अगर कंक्लूजन यहाँ पर किया जाए तो इनका मतलब ये है कि अगर प्रधानमंत्री या फिर कोई भी चीफ मिनिस्टर या फिर देश का कोई भी मिनिस्टर अगर 30 दिन से ज्यादा जेल के अंदर रहता है या फिर 30 दिन जेल के अंदर रहता है तो 31वें दिन उसको उसकी पोस्ट से ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा। ये बिल मोदी जी ने उस बंदे से यहां पर पेश करवाया है संसद के अंदर जो खुद 93 डेज तक जेल में रह करके आया है। मतलब अमित शाह जी को लग रहा होगा कि वो बहुत बड़ा यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी, मोदी जी ने आपकी फिरकी ले ली है पूरी तरीके से। अभी तक तो मुझे यहां पर लग रहा था कि शायद दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि इन दोनों के बीच में सच में कोई ना कोई टसल यहां पर चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी अमित शाह से बिल पेश करा रहे जो कि ऑलरेडी 93 डेज जेल में रहकर आए हैं, एंड उसके बाद आने वाले टाइम में मोदी जी अमित शाह को जेल में डलवाकर उन्हीं को पद से हटा देंगे। देखो, राजनीति के अंदर कुछ भी हो सकता है। जो बंदा यहाँ पर 140 करोड़ लोगों को रोज धोखा देने का काम करता हो, उसके लिए एक दोस्त को धोखा देना कौन सी बड़ी बात है ब्रो। अब ये बिल जो है इसको लेकर के अपोजिशन हल्ला मचा रहा है, और इसको लेकर के आईटी सेल पता है क्या कह रहे हैं कि जो बिल हमारे देश से करप्शन हटाने वाला है उसको अपोज करने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन। कितनी गलत बात है। अबे, करप्शन नहीं हटाने वाला ये बिल। अगर इस बिल को मिसयूज किया गया यहाँ पर, जैसे कि और बिल्स को और लूपहोल्स को भी किया जाता है, तो तुम्हारे अपने बड़े बड़े नेताओं का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है ना, वो पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो जाएगा। जैसे कि हमारे श्री श्री योगी आदित्यनाथ, अगर मोदी जी चाहें किसी भी केस में इनको फंसा देंगे एंड कभी भी योगी आदित्यनाथ पीएम नहीं बन पाएंगे, फिर रोते रहना बैठ के। अब इस बिल की पेशकश के टाइम पर क्या लाइव शो यहाँ पर हुआ है ये आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इसके मिसयूज के बारे में जरा यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। अगर इसको मिसयूज किया गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे डेमोक्रेसी के अंदर खड़ी हो सकती हैं। देखो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बहुत सारे केसेस होते हैं और रिसेंटली हमने कई बार ऐसा देखा है। अरविंद केजरीवाल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार के भी एक मंत्री, उनके साथ भी रिसेंटली ऐसा हुआ था, उनको जेल में डाला गया, लेकिन वो जेल से उसके बाद बाहर आ गए। अगर ये वाला लॉ आ जाता है तो उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है इस लॉ के हिसाब से। अभी का कानून यहाँ पर ये कहता है कि जब तक कोर्ट से कन्विक्शन नहीं हो जाती किसी भी आरोप में, मतलब कोई भी बंदा आरोपी यहाँ पर साबित नहीं हो जाता, तब तक उसको अपनी पोस्ट से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन इसके आने के बाद अरविंद केजरीवाल हो या फिर योगी आदित्यनाथ, हटा दो भाई सबको। इसके अलावा जुडिशरी को किस तरीके से बाईपास किया गया, जरा समझो इस चीज को। अभी मैंने आपको बताया था कि जब तक कोई भी पॉलिटिशियन कन्विक्टेड नहीं हो जाता किसी भी मैटर में, तब तक उसको हटाया नहीं जाता था। अब कन्विक्टेड होता था वो कोर्ट के थ्रू, लेकिन अब कोर्ट का पूरा काम यहाँ पर हटा दिया है। इस पूरे लॉ से जुडिशरी को भी यहाँ पर फुल ऑन बाईपास किया जाएगा। इसका मतलब जुडिशरी में किसी भी बंदे को सेट करने की कोई टेंशन ही खत्म हो चुकी है। यहाँ पर एक बार में ही यहाँ पर सारा काम कर देंगे। एंड सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह आती है कि गवर्नमेंट कितनी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगी। सोचो, किसी भी प्रदेश के सीएम को एकदम से हटा दिया। अब किसी प्रदेश के सीएम को अगर वहां से हटा दिया जाए तो वहां की सरकार डिस्टेबलाइज होगी। अगर सरकार डिस्टेबलाइज होगी तो उस प्रदेश को क्या इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे में कोई ऑनेस्ट बंदा है जो वहां सरकार चला रहा है तो अपने आप में ये स्टेट के लिए बहुत ही ज्यादा दुर्गति वाली बात होगी। एंड सबसे मेजर चीज यहाँ पर ये आती है कि जनता के मैंडेट को ये उल्टा करने का काम कर रहे हैं। मतलब अगर जनता मैंडेट देती है एंड XYZ को यहाँ पर सीएम बनाने का काम करती है, ये किसी भी केस में फंसा करके उसको पोस्ट से हटा देंगे। जनता कुछ भी चाहे, भाड़ में जाए वो लोग, होगा वही जो चाय वाले चीचा चाहेंगे। एंड मैं भी यहाँ पर क्या ही पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जहां पर वोटिंग के मैटर में वो चीज नहीं हो रही जो कि जनता चाहती है, वही चीज हो रही है जो कि चाय वाले चाचा चाहते हैं। तो बाकी चीजों को तो भैया यहाँ पर छोड़ ही दो। वैसे अगर इतनी ही लॉ लाने की जल्दी हो रही थी और इतना ही करप्शन से हमारे देश को बचाना है, तो सबसे पहले इन लोगों को इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक लॉ लेकर के आना चाहिए। हमने देखा रिसेंटली किस तरीके से वोट चोरियां हो रही हैं यहाँ पर। अगर सच में करप्शन हटाना है तो उनके ऊपर लॉ लेकर आओ ना, लेकिन नहीं, उनके ऊपर कैसे लाएंगे, वो तो हमारी कुछ चीज है। अब जब अमित शाह बिल टेबल कर रहे थे तो उस टाइम पर भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा था, अपोजिशन जो कर रही थी, एंड उस टाइम पर बिल को फाड़ करके उनके ऊपर उड़ा दिया गया। मतलब मोदी जी ने ठान रखी है कि अमित शाह की बेइज्जती करानी है सिर्फ यहाँ पे, खुद भी तो कर सकते थे ये सब काम। और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट, मतलब एक बार नहीं, दो बार बिल को फाड़ के फेंका गया है। क्या यार, यहाँ पर अमित शाह का ऑरा जो है
वो पूरी तरीके से जीरो हो चुका है यार। लोग अमित शाह से अभी तक डर रहे थे, थर-थर कांप रहे थे सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले, अब उनके ऊपर फाड़-फाड़ के बिल फेंकने का काम कर रहे हैं एंड दो बार बिल फेंक रहे। पहली बार उड़ा करके बिल फेंका तो ज्यादा ऊपर तक नहीं गया, उसके बाद फाड़ के फेंका और ऊपर तक बिल उछाला है। एंड इसके अलावा जरा फिर से आपको ध्यान से दिखाना चाहता हूं, भैया इनके कैमरामैन को ना सबसे पहले नेशनल अवार्ड दो। एंड ये किसी भी बॉलीवुड और टॉलीवुड के कैमरामैन से ज्यादा अच्छा यहाँ पर काम करते हैं। टॉम क्रूज को हायर करना चाहिए। जैसे ही कागज उड़ा के फेंका, एकदम से कट करके शॉट, ओम बिरला का थोपड़ा। मतलब इतनी तेज उंगलियां तो यार हमारे देश में जो फर्जी वोटर है उनकी नहीं चलती होंगी जितनी तेज यहाँ पर उंगलियां कैमरामैन की चल रही हैं स्विचर के ऊपर, खट खट खट। एंड कहां पड़े हो यार, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेना है, चालूपंथी करनी है सब्सक्रिप्शन में, एक पासवर्ड को शेयर कर रहे हो। छोड़ो ये सब चीजें, असली एंटरटेनमेंट चाहिए तो राज्यसभा टीवी देखो, इसका सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ेगा और एंटरटेनमेंट मिलेगा उनसे भी ज्यादा यहाँ पे। अब ये जो बिल उड़ा करके फेंका गया, इसके ऊपर जब कंगना रनौत से राय मांगी गई तो उन्होंने नई कहानी यहाँ पर गानी शुरू कर दी। कंगना रनौत यहाँ पर ये कहने लग गई कि अपोजिशन के जो लोग थे वो पत्थर लेकर के आए हुए थे पार्लियामेंट के अंदर एंड अमित शाह के ऊपर पत्थर फेंकने वाले थे, ऐसा इनका बताना है। इसलिए अमित शाह बहुत सारे मार्शल्स के साथ आए थे। मैं कहूंगी कि शर्मसार हो जाएगा जो विपक्ष के नेता लोग हैं, वहाँ पे आके जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। इस तरह से उन लोग इतना ज्यादा वायलेंस जो का जिस तरह से अभी तक तो बिल फाड़ने की बात हो रही थी, अभी कह रहे पत्थर मारे अमित शाह के मुंह पर। वैसे ये भी कल बताया गया कि अमित शाह अपनी सीट पर नहीं बैठे थे, एक्स्ट्रा मार्शल्स के साथ आए थे एंड इसको लेकर भी अमित शाह को काफी क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बातों पर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, फोकस इसके ऊपर होना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। अब वो चाहे फ्रंट रो में बैठकर करे या लास्ट रो में बैठकर करे, इसके ऊपर फोकस ज्यादा होना नहीं चाहिए क्योंकि इससे मुद्दे की बात जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। बट फिर भी कंगना दीदी से पूछना चाहूंगा, पत्थर फेंकने वाली वीडियो कहां पर है? मुझे लग रहा है कंगना दीदी जो है रेखा गुप्ता और अमित शाह के मैटर में यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूज हो गई। सुबह रेखा गुप्ता को भी चांटा पड़ा था एंड दिन में अमित शाह के सामने बिल फाड़ करके फेंका गया, तो थोड़ी कंफ्यूज हो गई है यहाँ पर कंगना रनौत। अभी जो बिल टेबल किया गया जिसके ऊपर आज शायद वोटिंग होने वाली है और वोटिंग में भी क्या हो सकता है ये भी आगे चल के बात करेंगे। इस बिल को लेकर के कुछ थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। पहली बात इसको लेकर के कहा जा रहा है कि अपोजिशन को दबाने के लिए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी दबाने के लिए लाया जा रहा है बिल, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हाथ में मोदी सरकार की इस टाइम पर चाबी है एंड आने वाले टाइम में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें विपक्ष की साइड से जो कैंडिडेट हैं वो चंद्रबाबू नायडू के क्लोज हैं एंड वहां पर चंद्रबाबू नायडू उनकी तरफ वोटिंग कर सकते हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं मोदी सरकार काफी ज्यादा परेशान है एंड मोदी सरकार को लग रहा है कि आने वाले टाइम में चंद्रबाबू नायडू की नकेल कसने के लिए ऐसे बिल्स की सख्त जरूरत है। इनफैक्ट एकनाथ शिंदे टाइप के लोग भी। इसके अलावा एक थ्योरी यहाँ पर ये भी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस जैसे जो लीडर जो पॉपुलर हो रहे हैं बीजेपी के अंदर, मोदी जी और अमित शाह को उनसे काफी ज्यादा थ्रेट है। अमित शाह को इसलिए थ्रेट है क्योंकि उनको लगता है कि वो सेकंड नंबर होने वाले पीएम के लिए एंड मोदी जी को तो हर किसी बंदे से थ्रेट हो ही जाता है एंड उस सबको शांत करने के लिए भी यहाँ पर ये बिल लेकर के आया जा रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी एक थ्योरी निकल करके सामने आ जाए कि मोदी जी अमित शाह को किनारा लगाना चाहते हैं इसलिए ये बिल लेकर के आ रहे हैं, और मे भी कहीं इसका वाइसी वर्सा, अमित शाह मोदी जी को किनारे लगाना चाहते हैं इसलिए बिल लेकर आ रहे हैं। अब देखो अगर ऐसा कुछ हुआ तो इससे देश तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग हुआ एंड मजे आ जाएंगे यार, व्यूज ही व्यूज होंगे उसके बाद हमारे चैनल पे। लेकिन इसी बिल को पेश करते टाइम कल एक और घटना घट गई। ये ऊपर जो चीथड़े उड़ा के फेंके अमित शाह के, इससे भी बड़ी घटना, उनके तड़ीपार टाइम को याद दिला दिया गया उनको एंड यहाँ पर केसी वेणुगोपाल ने उनको याद दिलाया। सुनो जरा यहाँ पर क्या कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है, morality of that point of time. गृह मंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो, गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। मुझे सुनो पहले बैठ जाओ। अमित शाह जो काम कर रहे हैं वो ओम बिरला का काम है, कम से कम ये तो उन्हें ठीक तरीके से करने दो। हमारा टैक्स पेयर क्यों इनको दे रहा है सैलरी, बता दो मुझे। बैठ जाओ प्लीज। गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया।
मतलब बिल पेश करने के चक्कर में अपने तड़ी पार वाले दिन यहाँ पर याद दिला दिए गए हैं। ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। मोदी जी आप क्यों नहीं कर सकते ये वाला काम, क्यों ऐसे मोटा भाई को बेइज्जत करवा रहे हो। एंड यहाँ पर मोटा भाई ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे दिया था, उनके ऊपर फर्जी केसेस डाले गए थे। तो फर्जी केसेस क्या यहाँ पर आज के टाइम पर नहीं डाले जाते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सत्येंद्र जैन अभी थोड़े दिन पहले इनके ऊपर जो है केस वो क्लोज हुआ था, ये कहा गया कि इनके ऊपर कोई सबूत नहीं मिले करप्शन के। क्या इनके ऊपर एक फर्जी केस नहीं डाला गया? सत्येंद्र जैन को एक लंबे टाइम तक जेल में रखा गया। अगर ऐसे में लॉ होता तो उनको उनकी पोस्ट से इस लॉ के चलते हटा दिया जाता, लेकिन यहाँ पर एक फर्जी केस था। क्या इसी तरीके से आने वाले टाइम में बीजेपी की सरकार फर्जी केस में लोगों को फंसा के नहीं डाल सकती, उनको पदों से नहीं हटा सकती? एंड दूसरी बात यहाँ पर मोटा भाई कह रहे कि मैंने नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा दे दिया था। आपको बता देना चाहता हूँ, मोटा भाई जो है वो तड़ी पार हुए थे कोर्ट से। तड़ी पार का मतलब ये है कि उनका गुजरात के अंदर घुसना भी पॉसिबल यहाँ पर नहीं था। अगर गुजरात के अंदर घुसना ही पॉसिबल नहीं था तो वहां पर वो मंत्री रह कैसे लेते आखिरकार, क्योंकि उनको सीधा तड़ी पार यहाँ पर कर दिया गया था गुजरात से, इसलिए उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दिया। कोई नैतिकता का आधार नहीं था यहाँ पर इन्वॉल्व। अगर सत्येंद्र जैन को यहाँ पर 2 साल से ज्यादा के लिए जेल में रखा जा सकता है, बाहर जब वो निकलते हैं उसके बाद उनके ऊपर सारे केस हटा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरकार चेंज हो चुकी है और इनका यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पर्पस नहीं है उनको जेल में रखने का। तो क्या ये और नेताओं के साथ नहीं किया जाएगा? इस बात की क्या गारंटी है यहाँ पर? लेकिन नहीं भैया, कुछ लोगों को यहाँ पर ये लग रहा है कि करप्शन को खत्म करने के लिए ये वाला बिल लेकर आ रहे हैं। ये जो अमित शाह की बात को मान रहे हैं वही टाइप के लोग हैं जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड को रात को 3 बजे फोन करते हैं, गर्लफ्रेंड का फोन बिजी जा रहा होता है, एंड जब गर्लफ्रेंड कॉल बैक करती है तो वो ये कहती है कि मैं अपने भाई से बात कर रही थी, और वो इस बात को मान लेते हैं। ये वही टाइप के लोग हैं। एंड इसी के साथ आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के बाद सीबीआई के 90 से 95% से ज्यादा फोकस अपोजिशन के लीडर्स पे रहा है। एंड इसके बारे में न्यूज भी छपी थी कुछ टाइम पहले। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 95% केसेस ईडी ने अपोजिशन नेताओं पे किए जब से बीजेपी सरकार सेंटर में आई। एंड बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया कि जिनके ऊपर केसेस थे वो एकदम से बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गए, एंड मोदी जी ने उनकी ऐसी धुलाई करी, ऐसी सफाई करी कि ये सारे केसेस यहाँ पर हट गए। दिस क्लियरली शोज कि केसेस को यूज किया जाता है, एंड कोई बड़ी बात नहीं है 30 दिन के लिए किसी को जेल में डालना यहाँ पे। एंड ये तो मुझे आपको याद दिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बीजेपी के अपने बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे हैं जैसे कि अजीत पवार, जिनके ऊपर मोदी जी ने खुद करप्शन के आरोप लगा रखे हैं। कब इनके ऊपर सीबीआई ईडी का केस हो जाए, कब इनको इनकी पोजीशन से हटा दिया जाए, पता भी नहीं चलेगा। अपने अलायंस के पार्टनर्स को भी ये लोग इसके बाद दबाने वाले हैं, ये बात लिख कर रख लो कहीं। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, इतना सच नहीं बोलना होता धर्मेंद्र जी, मोटा भाई को यार डिप्रेशन में डालोगे क्या यार आप। इसके अलावा राहुल गांधी भी कल संसद पहुंचे, एंड राहुल गांधी जब संसद पहुंचे हैं तो एएनआई के एक रिपोर्टर ने ऐसी बात बोल दी जो कि डेफिनेटली कुछ लोगों को पसंद नहीं आने वाली। किन लोगों को, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप तो लिख ही सकते हो, यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में लिख डालो। सर आज अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, हमारे देश के नेक्स्ट पीएम। मतलब कांग्रेस के सपोर्टर्स तो ये बातें बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया पे हम इसको देखते हैं काफी बार, लेकिन एएनआई के लोग भी अब ये बातें रिपीट कर रहे हैं। और ऐसे कैसे चलेगा यार, अपने रिपोर्टर के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक तो डाल भी नहीं सकते। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं, कल संसद के अंदर ऑनलाइन गेमिंग को भी बैन कर दिया गया। अश्विनी वैष्णव ने एक बिल पेश किया एंड यहाँ पर बैन लगा दिया ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। अरे मोदी जी, आपके भक्त बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर बैठ के ऑनलाइन गेमिंग में 10-20 रुपए जीतने का काम कर रहे थे, वो रोजगार भी उनसे छीन लोगे क्या? इनफैक्ट अश्विनी वैष्णव का जब भाषण चल रहा था उसके बीच में उनके आगे किसी ने वोट चोरी का प्ले कार्ड आगे कर दिया, एंड कैमरामैन स्विचिंग टेक्निक जरा देखो एक बार फिर से। Online gaming bill 2025 be taken up. Online gaming bill 2025 be taken. जैसी वोट चोरी का प्लेकार्ड सामने आया, एकदम से कैमरामैन ने एंगल स्विच कर दिया। मैं बता रहा हूं, इस कैमरामैन का अगला प्रोजेक्ट जो है ना वो हॉलीवुड का होने वाला है। इंडिया डिजर्व नहीं करता इस कैमरामैन को, ये उसके लेवल से ऊपर उठ चुका है। अब देखो, इस बिल के ऊपर आज शायद वोटिंग हो, लेकिन इस बिल को पास करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। एंड मोदी जी की मेजोरिटी तो आपको अच्छे तरीके से पता है 2024 में कितनी आई थी। उसके अलावा अगर इस वाली थ्योरी को अलायंस के पार्टनर्स समझ गए, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे या फिर अजीत पवार जैसे लोग, तो भैया कोई भी मोदी जी का समर्थन नहीं करने वाला। 2/3 मेजोरिटी तो यहाँ पर छोड़ दो, इनके अपने लोग भी यहाँ पर वोट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ही वोट आएंगे यस वाले, मोदी जी और अमित शाह। ऐसे में बिल का पास होना वैसे तो काफी मुश्किल है, लेकिन बिल को किस तरीके से पास कराया जाता है पास्ट में, ये भी हमने कई बार देखा है। तो अगर ये भी बिल पास हो जाए तो बहुत ज्यादा सरप्राइज मत होना। वैसे अभी के लिए बिल जो है वो जेपीसी को रेफर हो चुका है, एंड इससे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये बिल जो है सिर्फ इसलिए लेकर के आया गया था जिससे किसी भी तरीके से वोट चोरी का जो मैटर है वो खत्म हो। वैसे अब आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालो, क्या ये बिल पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एंड इस बिल को लेकर के जो जो थ्योरीज चल रही है, मोटा भाई के साथ जो जो हुआ है यहाँ पर संसद में, उसके बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।